हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों यूपीएससी करंट अफेयर का यूपीएससी डे 3। डे 3 में हम बात करने वाले हैं जो कि यूपीएससी डे 3 का पूरा डिटेल प्लान हम बताने वाले हैं। किस पे टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा इकोनॉमिक प्लस बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे प्लस आपका हिंदी मीडियम से आपको रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक बजट इकोनॉमिक सर्वे। आज हम इकोनॉमिक के बारे में जानेंगे, जो कि आपका टारगेट क्या रहेगा प्रीलिम्स और मेंस। टारगेट ये रहने वाला है कि आपका जो सिलेबस से मैं अलग नहीं पढ़ाने वाला हूँ, चाहे करंट अफेयर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर अदर जीएस हो, ऑप्शनल हो, सारे सब्जेक्ट आपके इसी यूपीएससी एग्ज़ाम के रिलेटेड ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका दोस्तों कि डे 3 का लक्ष्य, जो गोल है, क्या क्या हमें पढ़ना है, हमें क्या करना है। लॉजिक से पढ़ना है, इकोनॉमी को डर नहीं लगना है। ठीक है, इकोनॉमी को डर नहीं लगना है, फिर लॉजिक से समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, हमको रट्टा नहीं मारना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है करंट अफेयर्स, लिंक करके पढ़ना है। बजट और सर्वे को करंट अफेयर और स्टैटिक कॉन्सेप्ट से हमें क्या है, जोड़ना है, लिंक करना है। अन्यथा आप पढ़ोगे अलग करंट अफेयर का और उसका अलग, तो आप बेनिफिट एग्ज़ाम में नहीं ला पाओगे। आपको उसको इंटर लिंक करना है एक दूसरे से। ठीक है, दूसरा है मेन सेंसर कैसे लिखे। डाटा और कीवर्ड्स को याद रखो, उपयोग करके मेन सेंसर को मजबूत करना है। ओके, फिर अगला जो टॉपिक रहेगा कि एलिमेशन टेक क्या करें। प्रीलिम्स में इकोनॉमिक एलिमेशन एंड टेक्निक का सीखना कैसे हम रखें। तो आगे हम उसी में डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा कि सेशन 1 में हम इंडियन इकोनॉमी फाउंडेशन, जो हमारा कोर्स का रहेगा, उसमें हम बात करेंगे कि फाउंडेशन कोर्स तो हमारा अलग से इकोनॉमी का चलेगा ही। ये करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे। आप उससे हमारे करंट अफेयर के इकोनॉमिक सेशन से आप जुड़ जाइएगा, उसको पूरा वीडियो देख लीजिएगा और डेली का डेली करंट अफेयर यहाँ से आपको मिलता रहेगा, जिससे आप उसको इंटरलिंक्वेल कर सकेंगे, एक दूसरे से जोड़ के आप आंसर अच्छे से लिख सकेंगे। ठीक है, हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेशन 1 इंडियन इकोनॉमिक एजुकेशन फाउंडेशन। इकोनॉमिक पढ़ने का यूपीएससी तरीका क्या है। पहले आप फार्मूला पढ़ें, जैसे इकोनॉमिक इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट प्लस करंट डाटा एंड गवर्नमेंट रूल क्या है। उसके बाद में फिर हम कोर एरिया पढ़ेंगे कि कोर एरिया क्या है, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ने वाले हैं स्टैटिक लिंक क्या है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके बारे में। फिर प्रीलिम्स का टिप क्या है, विलियम्स के जो टिप हैं वह क्या है। आपको डिफिनीशन प्लस अथॉरिटी, आरबीआई या गवर्नमेंट याद रखें। क्या करना है आपको, विलियम टिप में डिफिनीशन याद रखना है। उसके बाद में अथॉरिटी, जो अथॉरिटी आरबीआई एंड गवर्नमेंट ने रखे दिए हैं, उसको याद रखें। फिर आपको क्या करना है, की टर्म्स को आपको याद करके रखना है। जीडीपी या जीएनपी, इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, उसको बारे में आपको पढ़ना है। फिर पॉलिसीज़ क्या हैं, रेपो रेट एंड फिजिकल डिफिसिट, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, जिसको हम मैं डिटेल से अभी आगे बताने वाला हूँ। सेशन 2 आपका जो रहेगा वह बजट का रहेगा। आपको बजट को कैसे पढ़ें। बजट को पढ़ने के लिए आपको अमाउंट याद मत करो। क्या करना है, आपको अमाउंट याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, थीम और प्रोवर्टी प्लस इमेज समझो। उसके जो समझाने का तरीका है, फैक्ट है, उसको समझो। उसके बाद में जो प्रोवर्टी है प्लस इम्पैक्ट समझो, कैसे कैसे उस पर इम्पैक्ट पड़े हैं। ठीक है, फिर फोकस एरिया में आपको क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडेशन, जो कैपेक्स लगे हैं उसको देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, हेल्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं उसको देखना है। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर और एमएसएमई में के क्या इसके उत्थान हुए हैं या फिर गिरा हुआ है, उसके बारे में देखना है। एंड फिर क्यूट यूनियन बजट का उद्देश्य समावेशी और टिकाऊ का विकास है, उसके बारे में सारा पूरा हमें पढ़ना है। अगला हम देखने वाले हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे। अब ये टोटल बजट पूरा आपका हर एक टॉपिक से लिया जाएगा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे है वाई इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे वाई इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरत है। तो यह गवर्नमेंट थिंकिंग, जो गवर्नमेंट की सोच है और उसके डाटा सोर्स को सबसे बढ़िया जरिया है मेन सेंसर स्कीम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमको की फोकस क्या क्या करना है, जीडीपी ग्रोथ
जो फोरकास्ट हैं उसके बारे में देखना है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स है, फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल स्ट्रेटजिक है, क्लाइमेट इकोनॉमिक है। आपको मेंस में यूज आंसर में लिखने हैं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, इसके इकोनॉमिक जो सर्वे है उसके अनुसार। जैसे इंडियन इकोनॉमी या स्नैपशॉट, आपको इकोनॉमिक सर्वे का एक बजट लिया गया, उसके बाद में पीआईबी से लिया गया, फिर स्वतंत्र आज़ाद की उसके G20 से लिया गया, यानी सारा जो आपका मिलाकर लिया गया। फिर जीडीपी ग्रोथ क्या है अपना, उसके बारे में बताया गया। फिर एग्रीकल्चर के बारे में, और फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फिर सर्विस, इन्फ्लेशन, फिजिकल डिफिसिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सारा चीज़ इकट्ठा आपको मिलाकर उसका स्कीम आपको मेंस में इंक्लूड करना है, तभी आपका एक आंसर बनकर तैयार होगा। यानी कि आपको पढ़ने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट ज़रूरी हैं। सर्विस के आपका आ जाएगा, फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, फॉरेन भी पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। तो सारा आपको इकट्ठा मिलाकर आपको एकत्रित करने के बाद फिर आपको न्यूज़पेपर भी उसके साथ रीडिंग करना होगा। फिर रीडिंग से आपको टॉपिक निकालना होगा, टॉपिक निकाल कर फिर उसको आप अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाकर आप इसको रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद अपने आंसर राइटिंग में एक एक स्ट्रक्चर वाइज आप लिखते जाएंगे। ठीक है, बात करने वाले हैं जो अगला है कि इकोनॉमिक नोट्स फॉर्मेट एग्जाम्पल लेसन। जो इकोनॉमिक का नोट्स हमें कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, इस इन्फ्लेशन पर बढ़ती जनसंख्याओं पर उसका हमारा टॉपिक क्या रहेगा। स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना है, एक आपका नोट्स रहेगा, नोट्स का स्ट्रक्चर आपको रहेगा जैसे बैकग्राउंड में आपको लिखना है कि प्राइस राइज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जो आपके मूल्य बढ़ रहे हैं आर्थिक, उसके एक कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। फिर आपको करंट अपडेट, जैसे आप करंट अफेयर पढ़े तो आपको करंट इस समय क्या अपडेट है उसको रिसेंट सीपीआई करंट प्राइस इंट्रेक्शन जो आपका है ट्रेंड डाटा, उसके आपको लिखना है। उसके बाद में स्टैटिक लिंक करना है कि डिमांड क्या है इसकी क्वेश्चन की, फिर सप्लाई क्या है उसको आपको लिखना है। फिर आपका वे फॉरवर्ड क्या है, आप सप्लाई चेन रिफॉर्म एंड मॉनिटरी कंडीशन क्या है, उसका आपका रास्ता क्या है, उससे निकाल सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, उसका राह आपको बताना है। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि प्रीलिम्स और बीएस मेंस में हम पॉइंट को कैसे कैसे उसको ढूंढ सके कि हम उस पॉइंट को हम याद कर लिख सकें। तो आपको प्रीलिम्स में सीपीआई जैसे इसमें सीपीआई पूछा कॉन्सेप्ट, तो आपको सीपीआई याद करके रखना है, यह कॉन्सेप्ट सीपीआई इसको याद करके रखना है। फिर बाई यानी एसओ, ये इस टॉपिक को, फिर आरबीआई रोल, ये सब प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। लेकिन आपका जो मेंस में आपको पूछा जाएगा वह इम्पैक्ट की, सीपीआई एनएसओ आरबीआई का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ऑन पुअर पॉलिसी रिस्पॉन्स पर। आपको जो गलत प्रकार की जो पॉलिसीज लागू होती हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है अपने देश पर, ठीक है, तो उसके बारे में हमको बताना। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रैक्टिस करो और होमवर्क आपके लिए रहेगा। प्रैक्टिस रहेगा आपका कि प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आपको रेपो रेट कौन निर्धारित करता है। आप ये जब तक आप इसका ट्रायल नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, तब तक आप इसे महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि मैं प्लीज का क्लेरिफाई कर सकता हूँ या नहीं। जैसे आपका रेपो रेट आ गया तो कौन निर्धारित करता है, रेपो रेट आपका आरबीआई निर्धारित करता है। अभी देख लीजिए अगले में हमने शायद बताया भी है रेपो रेट, ये रोल आरबीआई कर रहा है, ठीक है। अगला हम जो है उसके बाद मेंस क्वेश्चन में इसी से आ गया कि महंगाई भारत की आर्थिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है। 150 शब्दों में लिखना। पहले आपको स्ट्रक्चर में क्या लिखना है, भूमिका लिखना, फिर उसके प्रभाव लिखने, फिर उसके निष्कर्ष लिखने, ठीक है। जैसे आपका यही क्वेश्चन क्या है आपको मेंस का आपको होमवर्क रहेगा। तो डे जो 3 का आउटपुट है आपको क्या करना है, इकोनॉमी का जो फियर है, डर है, उसको ख़त्म करना है। क्या करना है, फियर आपको ख़त्म करना है। फिर बजट प्लस सर्विस जो क्लैरिटी है उसके बारे में जानना है। फिर डाटा बेस्ड आंसर रेडी करना है डाटा को याद करके, ठीक है। उसके बाद में होमवर्क जो आपका होने वाला है, होमवर्क रहेगा कि आपको 5 इकोनॉमिक एमसीक्यू सोल्व करने हैं। 5 इकोनॉमिक एमसीक्यू जैसे प्रीलिम्स के दिख रहे हैं, ऐसे आपको एमसीक्यू 5 आपको हल करने हैं।
एक बजट थीम नोट्स बनाएं। आपको एक बजट पर एक नोट्स बनाना है जिसको आपको देखना है, ठीक है, लिखना है। उसके बाद में फिर सर्वे से 3 डाटा पॉइंट वो याद रखें। जो आप सर्वे बनाएंगे उसका 3 पॉइंट डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला फिर हम देखने वाले हैं कि क्या है। जैसे एमसीक्यूज़ का हम प्रैक्टिस सीरीज़ हम लेते हैं, आपको याद कराते हैं कि इतना हमने जो पढ़ा है तो हमारे प्रीलिम्स और मेंस में आएंगे कैसे, क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो एमसीक्यूज़ का हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज़ है कि टॉप 10 क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक बजट पर हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला कि क्या होता है। आपका है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। क्या देखने वाला है दोस्तों कि जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो होता है उसके बाद में की गणना में इनमें क्या शामिल नहीं होता है। कंज्यूमर गुड्स शामिल होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय खर्च ये भी जुड़ता है, बट इन्वेस्टमेंट निवेश ये भी जुड़ता है। क्या नहीं शामिल होता है, तो आपका जो रिलीज ऑफ ओल्ड गुड्स हैं, जो आपके पुराने खर्च हैं, पुरानी वस्तु की जो बिक्री आपकी जो खर्च है वह आपका नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, समझ गए। तो आपको दूसरा क्वेश्चन की ओर हम ले चलते हैं कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। जैसे इन्फ्लेशन जो बढ़ती आय है उसके बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले। जैसे इंडिया में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अभी जो हम सीपीआई की बात कर रहे थे कि सीपीआई का प्रीमियम आ सकता है, तो वही क्वेश्चन आप यहाँ पर लाए हैं। आपको याद रखना होगा कि हमने जो बताया है उसको मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो इंडिया में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वह एनएसओ जारी करता है, ठीक है, ना कि आरबीआई। ओके, उसके बाद में हम अगला लेते हैं। अगला है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक स्फीति है उसका क्या राज है, उसके बारे में। तो उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ता है, यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ता है तो इकोनॉमिक में मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ता है तो इकोनॉमिक मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज मतलब बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, कम होगी। ओके, अगला देखने वाले हैं दोस्तों कि क्या है। अगला है आपका जो क्वेश्चन कि फिजिकल डिफिसिटी आपका क्या है। फिजिकल डिफिसिटी का मतलब है राजकोषीय घाटा का सही अर्थ क्या है। जो आपका राजकोषीय घाटा है उसका सही अर्थ क्या है, उसका है कि यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस जो आपके पूरा जो आपका खर्च है उसका टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग टू बोरोइंग उसके साथ इंक्लूड होता है। जो आपका राजकोषीय घाटा का सही अर्थ है कि टोटल जो एक्सपेंसेस जो आपका पूरा जो आपका खर्च है उसका टोटल रिसिप्ट आपको जनरेट करना होगा, देना होगा। जैसे उसके बारे में आप देख लीजिए कि एक्सप्लेन किया गया है, नीचे आप पढ़ लीजिएगा कि हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है कि कैसे हुआ है। तो आपका एक्सप्लेनेशन कि फिजिकल जो डिफिसिटी है सरकार की कुल उधारी टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को दर्शाता है कि आपका जो आपका खर्च कितना है वह पूरा दर्शाता है, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन जो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स का उदाहरण कौन सा है, उसका उदाहरण। तो बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स का उदाहरण कौन सा है, वह आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, सड़क निर्माण का, ठीक है, किसका है, आपका सड़क निर्माण का। और वह भी कैसे है, तो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है। आपके लिए सारी सुविधाएं हैं जो कि आप समझ नहीं पाए तो उसको रिलेट करके देख सके, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ाने का मतलब है डेली से डेली अगर 5 से 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको डेली के डेली में आपको करा रहा हूं तो आपके लिए प्रीलिम्स में बहुत ही बेनिफिट होने वाला, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैपेक्स से संपत्ति, कैपेक्स से होता है कैपेक्स से संपत्ति एसेट का निर्माण होता है। कैपेक्स से क्या होता है, कैपेक्स से
कैपेक्स से होता है आपका संपत्ति का निर्माण होता है या देनदारियां लाइबिलिटीज़ कम होती हैं। ठीक है, देनदारियां कम होती हैं, संपत्ति का निर्माण होगा, आप देनदार कम होंगे। ओके, फिर हम अगला बात करने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो संसद में कब प्रस्तुत टेबलेट किया जाता है, कब प्रस्तुत किया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया, 1 डे बिफोर द बजट, बजट से एक दिन पहले। जब इकोनॉमिक सर्वे हम प्रस्तुत करते हैं, जब बजट लागू होने वाला होता है उससे एक दिन पहले हम अपना इकोनॉमिक सर्वे हम सरकार के तौर पर संसद में हम अपना प्रस्तुत कर देते हैं कि सर ये हमारा साल भर का बजट है, आप इसे पास कर दीजिएगा। ठीक है, उसका क्या है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेनेशन है कि यह पिछले वित्तीय वर्ष प्रदर्शन रिव्यू होता है, इसलिए बजट आगामी वर्ष से पहले आता है। ठीक है, क्योंकि हमें पिछले वर्ष का डाटा यह पिछले वित्तीय वर्ष प्रदर्शन रिव्यू होता है, क्योंकि आपका जो रिव्यू होगा देखा जाएगा, इसी बजट आगामी वर्ष से पहले आता है। ठीक है, आगामी जो आने वाला होता है उससे पहले हमको इसको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर का जो आपका बैंकिंग में एनपीए का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, बैंकिंग में एनपीए का पूरा नाम क्या होता है। एनपीए का पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब क्या होता है, चलिए बच्चों इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं कि एनपीए होता भी क्या है। तो एनपीए जब होता है कि जब कोई लोग 90 दिनों तक वापस नहीं आता है, जब कोई लोग 90 दिनों तक वापस नहीं आता है तो उसे एनपीए डूबा हुआ कर्ज मान लिया जाता है, डूबा हुआ कर्ज मान लिया जाता है। जैसे कोई भी आपका बैंक में क्या किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बैंक में गया, वह आपका 90 दिन पैसे ले लिया और उसके बाद में वह आपको रिटर्न करने नहीं आया 90 दिन तक, तो उसको क्या जोड़ लेंगे, जब कोई लोग 90 दिनों तक वापस नहीं आता है तो उसे एनपीए डूबा हुआ कर्ज मान लिया जाता है, उसे इसको खर्च में उधर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। अगला हम देखते हैं, अगला है कि जो टैक्सेशन है, जीएसटी आपका टैक्सेशन है वह क्या है। ठीक है, टैक्सेशन है तो जीएसटी काउंसलिंग का जो चेयरमैन है कौन होता है, जीएसटी काउंसलिंग का चेयरमैन कौन होता है, तो वह होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी का जो आपका चेयरमैन होता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। एक्सप्लेनेशन जैसे आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 279 ये आर्टिकल 279 ये के तहत वित्त मंत्री जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपका मतलब पॉलिटी से भी रिलेटेड है, जो आपका राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे उससे भी, इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान से भी आपका यह रिलेट है क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है यह वहाँ से लिया गया है। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको इंटरलिंक्वेल मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे से लिंक हुए मिलेंगे, बट आपको कोई समझाने वाला मिलना चाहिए। तो हमारे चैनल पर आपको यही मिलेगा कि मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट पर आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, अगला हम देखने वाले कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है। एक्सटर्नल सेक्टर यह होता है कि जो आपका करेंसी का जो डेवल्यूएशन होता है, अवमूल्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। करेंसी मीन्स होता है जो डेवल्यूएशन मीन्स अवमूल्यन, जिसका अवमूल्यन हो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वह होता है जैसे टू बूस्ट एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का मतलब होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पर, जैसे आप पढ़कर उसे अच्छे से आप जान सकें कि निर्यात को बढ़ावा कैसे दिया जाता है या फिर अवमूल्यन क्या है। तो जब घरेलू मुद्रा सस्ती होती है, जैसे आपके इस देश की आपकी घरेलू मुद्रा क्या होगी, सस्ती होगी, तो विदेशी खरीदारों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाता है, जिससे हम निर्यात बढ़ाते हैं। हम आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसे हम सेल करते हैं, क्योंकि कम दामों में,
तो लोग हमारे उसको सस्ता समझते हैं और उसको परचेजिंग करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, हम अगला देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, उसके बाद में इस सस्टेनेबल से जो टॉपिक लिया गया है वो क्या है, उसको हम अच्छे से बात करने वाले हैं। या फिर से आपका रिलेटेड है क्वेश्चन। तो जैसे आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 प्रमुख संकेतक हैं, इंडिकेटर कौन से हैं? ये जो इंडिकेटर देते हैं, जैसे आपके गाड़ियों में इंडिकेटर होता है, आपको बताता है कि लेफ़्ट जाइए या फिर राइट जाइए, तो ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के भी 3 प्रमुख संकेतक होते हैं। कौन कौन होते हैं? वह होता है आपका हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग। हमको क्या बताता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छी व्यवस्था से रहने वाले लोग, वह हमारे 3 संकेतक होते हैं। वह हमें बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे हम प्रभावित हो सकते हैं। तो HDI का मतलब भी हम जान लेते हैं। HDI फोकस ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, मीन एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन एंड GNI पर कैपिटल स्टैंडिंग ऑफ लिविंग। आपके जो पर कैपिटल जो आय है उस पर हम देखते हैं कि आपका जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है, आपकी स्वास्थ्य कैसी है, आपकी शिक्षा कैसी है, उसके आधारित पर हम देखते हैं कि ह्यूमन का जो अपना है उसका डेवलपमेंट कैसे ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, हम अगला देखने वाले हैं दोस्तों कि अगला क्या है। अगला है कि ऑल द बेस्ट। क्या है जो मैंने क्वेश्चन कराया है आपको, उसके लिए है कि ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, जो कि नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप में हम पाने वाले हैं। डे 4 में हमारा जो क्लास रहेगा उसको आपको मैं बताता हूँ कि किस पर रहेगा। वह रहेगा आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। किस पर रहेगा? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो आपका क्लाइमेट चेंज है। किस पर है? क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर है दोस्तों। हम उसका जो बात करने वाले हैं कि यार आपका जो इन्वायरमेंट का जो आपका पोर्शन है, सब्जेक्ट है, वह क्लाइमेट चेंज, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो आपका यह है कि आपका सोर्स है, इमेज सोर्स, जिससे आप वहां पर जाकर आप अपने स्टैंडर्ड इकोनॉमिक बजट कहाँ से फ़ोटोज़ ली गई है, उसको कहाँ ले गया है, सारा डिटेल आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट्स को की कंसेप्ट को लिया है तो कैसे लिया है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अच्छे से। हमने आपको बता दिया कि प्री में क्या होता है, करंट अफेयर से लिंक कैसे करते हैं सब्जेक्ट को, पॉलिटी से सोसाइटी में, सोसाइटी से इंडियन में, जियोग्राफी से, सारे सब्जेक्टों को एक दूसरे से इंटरलिंक्वेज नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे और आंसर राइटिंग कर नहीं पाएंगे। एक एक पॉइंट आपके लिए बेनिफिट होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि इन क्वेश्चनों का मतलब क्या होता है। जैसे आपका HDI पूछ लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, उसके बारे में हमने बताया। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।